तो हेलो एवरीवन, आज हम आपका कंप्यूटर का फर्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यूज का, जिनकी लेक्चर हम ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं। तो हम अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the correct abbreviation of computer? कंप्यूटर की सही एब्रीविएशन कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कॉमनली ऑक्यूपाइड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। सेकंड है आपका कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एनवायरमेंटल रिसर्च। फिर है आपका कॉमनली ओरिएंटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्चेज, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो कौन सा आपका सही ऑप्शन है? डी। ठीक है, देखिए डी है, बट कहीं कहीं पे ये ऐसे भी लिखा होता है योर कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर कॉमनली ऑपरेटिंग। देखिए अगर कॉमनली लगा हुआ है तो उसके साथ में आप ऑपरेटेड लगाते हो। अगर यहाँ पे आप कॉमन लिखते हो कॉमन, तो यहाँ पे आप ऑपरेटिंग लगाते हो। ठीक है, सेंस बनाने के लिए, बिकॉज ये एक इनडायरेक्टली एक सेंटेंस बनता है आपका, वो मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पे पी की नहीं दी हुई है। P stands for purposely or particularly. Common operating machine purposely used for technical and educational research। ये आपकी ऐसी मशीन है जो किसके लिए यूज होती है? टेक्निकल और एजुकेशनल रिसर्च के लिए। तो भाई इसमें क्या आएगा आपका? सी कॉमनली के लिए, ओ फॉर ऑपरेटेड और ऑपरेटिंग, पी फॉर पर्पसली और पार्टिकुलरली। और ये यहाँ पे नहीं आएगा आपका, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर और इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, सबको पता चल गया, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड। थर्ड जनरेशन जो आपके कंप्यूटर थे, मैंने आपको डिफरेंट जनरेशंस पढ़ाई थी कंप्यूटर की, उसमें से जो थर्ड जनरेशन थी उसमें किसका यूज होता था? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका भाई VLSI टेक्निक, मींस वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स टेक्निक। फिर है आपका ट्रांजिस्टर्स, फिर है वैक्यूम ट्यूब्स और इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो किसका यूज होता था आपका थर्ड जनरेशन में? इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। ठीक है, फर्स्ट में आपका किसका यूज होता था? वेरी गुड, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में होता था आपका ट्रांजिस्टर्स। ऐसे थर्ड में आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ में आपके लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स और फिफ्थ में आपके वेरी लार्ज या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एमसीक्यू, ए माइक्रोप्रोसेसर is the brain of the computer and is also called an। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? मैक्रोचिप, मैक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर और माइक्रोचिप। ठीक है, क्या नाम है इसका? माइक्रोचिप। माइक्रोचिप क्यों कहा जाता है इसको? बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर आपका एक, कल मैंने आपको जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर एक किस्म का आपका स्मॉल सीपीयू होता है, जो कि आजकल की टेक्नोलॉजीज में यूज किया जाता है। लाइक योर वॉशिंग मशीन,
जिसमें हमें बड़े बड़े इक्विपमेंट्स रखने की जगह नहीं होती, वहां पे हम सीपीयू को स्मॉल फॉर्म में अटैच करते हैं और उसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, जिसे हमारे आज के काम इजी हो रहे हैं बिकॉज आपका सीपीयू छोटी सी चिप पे आ जाता है, माइक्रो चिप, छोटी सी सिलिकॉन चिप होती है ये, ठीक है, तो एज अ सीपीयू काम करती है। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू इज द एप्पल सेकंड। ये आपके कंप्यूटर का नाम है, ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है आपका? फोर्थ जनरेशन। एक कंप्यूटर नेटवर्क तो हो ही नहीं सकता, कंप्यूटर लैंग्वेज भी नहीं है, नन ऑफ दीज, नहीं तो क्या है आपका कंप्यूटर ऑफ फोर्थ जनरेशन। डिफरेंट जनरेशंस में आपने डिफरेंट कंप्यूटर्स पढ़े थे, ठीक है, जैसे फर्स्ट में आपने क्या पढ़े थे, एनिएक, यूनिवैक, ठीक है, वैसे ही ये जो एप्पल सेकंड है ये आपका फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आपसे 1972 से स्टार्ट हुए थे और अभी तक भी यूज में हैं, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में आपके जैसे डेस्कटॉप लैपटॉप यूज कर रहे हो ना अभी आप इनको, तो ये कहां से स्टार्ट हुआ इनका, 1972 से, और अभी तक भी आप इनको यूज कर रहे हो। The next MCQ is which of the following belongs to the category of fourth generation language? ठीक है, इसमें से आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में कौन सी, मतलब कौन सी फोर्थ जनरेशन जो थी उसमें कौन सी लैंग्वेज की, हाँ हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज की जाती थी, बट अगर इसका कोई पार्टिकुलर, देखिए हाई लेवल लैंग्वेज का यूज आपका थर्ड जनरेशन से ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकुलरली बोले तो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज किस में आई थी, थर्ड जनरेशन में आई थी। तो जो एड ऑन हुआ था फोर्थ जनरेशन में वो क्या हुई थी आपकी क्वेरी लैंग्वेज, जिसका यूज ही फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हुआ था। अगर बाय चांस ऑप्शंस में आपको क्वेरी लैंग्वेज नहीं दिया गया है तो आप हाई लेवल लैंग्वेज पे टिक मार्क करोगे, बट इफ क्वेरी लैंग्वेज इज गिवन तो आप क्वेरी लैंग्वेज को ही राइट ऑफ। क्वेरी लैंग्वेज में आपके जैसे एसक्यूएल पढ़ा होगा आपने, ठीक है, इट मींस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो ये डाटाबेस, एमएस एक्सेस, जो कि आपके इस टाइप की जो लैंग्वेज होती है वो क्वेरी लैंग्वेज में आती है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आप हाई लेवल लैंग्वेज पे टिक कर। नेक्स्ट है आपका which of the following is considered to be the first supercomputer developed in India? ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक वो जो इंडिया में डेवलप होती है फर्स्ट टाइम और एक जो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम डेवलप होती है। तो ऐसा सुपर कंप्यूटर आपसे पूछा गया जो इंडिया में फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ था, क्या नाम था उसका, फोर्थ, राइट, ठीक है। तो यूआर परम 8000 जो था 8000, ये आपका फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था डेवलप्ड इन इंडिया। अगर ऐसे वर्ल्ड की बात करें तो किसी को पता है कौन सा था फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? देखिए फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो अगर ऐसे बोला जाए कि डेवलप कौन सा था किया गया था तो वो था आपका CDC 6600, ठीक है, बट ये उतना यूज में नहीं आया था, डेवलप यही किया गया था बट यूज में नहीं। फिर जो आपका सेकंड आया वो आया क्रे 1, ठीक है, ये बहुत यूज किया गया, तो इसलिए कहीं पे ऑप्शन में आपको C660 दिया होता है बिकॉज ये पहले डेवलप हुआ था बट यूज में उतना नहीं था, लेकिन क्रे जो आपका था ये बहुत यूज किया गया था। तो आपने देखना अगर ऑप्शन में ये दिया गया है तो आप इसको ही करेक्ट करोगे, अगर ये मैक्सिमम यही आंसर होता है बिकॉज यही ऑप्शंस में मैंने ज्यादा देखा, ठीक है। ये हो गई वर्ल्ड की बात, ये हो गई आपकी इंडिया की बात। तो परम 8000 आपका किसने डेवलप किया था, 1991 में डेवलप हुआ था, CDC एक कंपनी थी उन्होंने इसको डेवलप किया, ठीक है, आपको सी फॉर्म भी बताती है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपने याद रखना है कि कौन सा था नाम, बट चलो लिख लो।
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा आपका परम 8000 डेवलप किया गया था। CDAC इन शॉर्ट इसको हम बोलते हैं, और किस ईयर में किया था? 1991 में। ठीक है, बस यही 3 पॉइंट्स इसके याद रखने वाले हैं। ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा था, फिर ईयर तो कम ही पूछा जाता है, बट किसने डेवलप किया था वो भी पूछा। इस सारे PYQs हैं, ठीक है, तो अच्छे से देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आते। स्पीड ऑफ प्रोसेसर चिप, माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है, कल पढ़ाया था मैंने आपको। स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप इज मेजर्ड इन, जो माइक्रो प्रोसेसर की चिप होती है उसकी स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं? ठीक है, मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स दो बताए थे मैंने आपको, जिसमें आपके प्रोसेसर की स्पीड को मेजर किया जाता है। M stands for mega, SZ stands for hertz. ठीक है, नेक्स्ट MCQ है आपका पाइथन। नाम सुना है पाइथन? एक स्नेक होता है, वो बात नहीं हो रही, कंप्यूटर वाले पाइथन की बात हो रही है। तो पाइथन आपका क्या है? लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, और असेंबली लैंग्वेज है। इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है भाई, मशीन लैंग्वेज में देखिए आपकी बस 0 1, ये जो बाइनरी लैंग्वेज है ना, यही आपकी मशीन लैंग्वेज बोली जाती है। मशीन लैंग्वेज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिर्फ आपका जो कंप्यूटर या जो भी PC वगैरह होता है वो आपकी कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज। अब आप बोलोगे बाकी लैंग्वेजेस का क्या काम है, तो भाई बाकी लैंग्वेजेस जो होती हैं वो डेवलप की गई हैं, लेकिन कंप्यूटर में कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए इनको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए कंप्यूटर के अंदर वेरियस सिस्टम्स होते हैं, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, वो पहले ही लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपका सिस्टम से मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, जिसमें 0 और 1 वैल्यू होती है, दो ही वैल्यूज होती हैं। इसमें भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट MCQ इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन। ठीक है, ये अभी पीछे भी आपने किया, कौन सी जनरेशन को बिलोंग करते थे? थर्ड। फोर्थ में कौन से थे आपके? ठीक है, सेकंड में कौन से थे आपके? ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है भाई, इस पे क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब बताएं, 1 PB इज इक्वल टू 1024 zettabytes, exabytes, terabytes और gigabytes। टेराबाइट्स। ठीक है, मैंने आपको कल वो पूरा एक चार्ट पढ़ाया था, वो खुद से अब जो नहीं आए। MB के बाद आता है GB, ठीक है, इतना तो पता ही है ना, फिर TB, फिर PB, फिर EB, ऐसे होता है। मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट्स मिलके बनाते हैं आपके GB, फिर 1024 GB मिलके बनाते हैं आपके टेराबाइट, सेम 1024 टेराबाइट मिलके बनाते हैं आपके पीटाबाइट, 1024 पीटाबाइट मिलके बनाते हैं आपके एक्साबाइट। सेम प्रोसेस चलता जाता है जियोप बाइट तक, वो आपका बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, मेमोरी मेजरमेंट। नेक्स्ट है आपका ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, गिव्स द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशंस एंड आउटपुट इज स्टोर्ड इन द। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? आपका कैलकुलेशंस करता है। ठीक है, उन ऑपरेशन से या उन कैलकुलेशन से जो आउटपुट निकलता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? ठीक है भाई, जो आपका ALU आउटपुट देता है कैलकुलेशंस करने के बाद, वो कहाँ पे स्टोर होती है आपकी? मेमोरी डिवाइसेस, रजिस्टर्स, फ्लैग्स या आउटपुट यूनिट? तो भाई आउटपुट यूनिट तो हो नहीं सकता। मैंने आपको बताया था कि मेमोरी के चार, मेमोरी कितने टाइप की होती है आपकी?
मेनली 3 होती है बट रजिस्टर्स भी उसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होती है भाई आपकी प्राइमरी मेमोरी, देन कम्स सेकेंडरी, देन कम्स योर कैश मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी में आपका रैम एंड रोम आ जाता है, सेकेंडरी में आपकी सेकेंडरी डिवाइसेस लाइक एचडीडी, एसएसडी, ये सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। तो भाई कौन सा आता है इसमें, रजिस्टर्स आते हैं, देखिए, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन इज रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं भाई, जहां पे आपकी स्मॉल स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक है। जो भी आप रीसेंट चीज करते हो ना, वो आपकी कहाँ स्टोर होती है, रजिस्टर्स में, थोड़े टाइम के लिए। फिर आप चाहो तो इसको परमानेंटली भी सेव कर सकते हो। तो राइट ऑप्शन आपका आ गया रजिस्टर। मशीन लैंग्वेज इज रिटन एज 2 3 0 1 3 4 और 1 2 0 1, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना है। मशीन लैंग्वेज पूछा जाए या बाइनरी लैंग्वेज पूछा जाए, ठीक है, बात एक ही है। कभी कभी इसकी जगह बाइनरी भी यूज होता है, बिकॉज मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज एक ही बात। क्या होता है इसका, 0 एंड 1। The heart of the processor which performs many different operations, ठीक है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। प्रोसेसर का पूछा है, ऑपरेशंस और कैलकुलेशंस एक ही बात होती है। तो कौन सा पार्ट है आपका प्रोसेसर का जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, कौन बोल रहा है? आपके सीपीयू का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे कैलकुलेशंस या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है भाई। यहाँ से समझना आपने ये, क्योंकि सीपीयू के तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, बट ऑपरेशंस या कैलकुलेशंस कहाँ पे होते हैं आपके, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में। क्या होता है, अर्थमेटिक में आता है आपका जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, लॉजिक में आता है आपका लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, फिर एंड और नॉट, ये सारे जो कैलकुलेशंस या ऑपरेशन से कहाँ पे परफॉर्म होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में। ये आपका अर्थमेटिक यूनिट करता है, देखिए डिफरेंस ये है, और ये आपके लॉजिक यूनिट करता है, तभी इसको अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहा जाता है। अब एएलयू तो सबको पता होगा कैलकुलेशन करता है, बट उसमें भी डिफरेंस पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक कौन सा पार्ट का हैंडल करता है और लॉजिक कौन सा पार्ट हैंडल। Which of the following is not a type of computer on the basis of operation or work? एक ही बात है, काम के बेसिस पे देखा जाए तो आपका कंप्यूटर कौन सी टाइप नहीं होती है उसकी काम के बेसिस पे, ठीक है। डिजिटल पढ़ा था, एनालॉग, हाइब्रिड, कौन सी नहीं होती, रिमोट, ठीक है। रिमोट कंप्यूटर्स नहीं होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन और वर्क। और किस बेसिस पे पढ़े थे आपने भाई, बेस्ड ऑन साइज, पर्पस, राइट है ना, पर्पस। और थर्ड पढ़े थे आपने ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ठीक है। साइज पे कौन से थे आपके भाई, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर्स। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क आपके ये 3 थे। फिर थे आपके जनरल पर्पस, तो वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए यूज होते थे, और आते स्पेशल पर्पस, ठीक है।
सारा रिवाइज हो गया। फिर आता है आपका भाई, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? चार्ल्स, सॉरी, जेम्स गॉसलिंग, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिटी, चार्ल्स स्ट्रोस्ट्रप। क्या है आपका सही ऑप्शन? ठीक है, चार्ल्स बेबेज। Which of the following is known as the language made up of binary coded instructions? कौन सी लैंग्वेज होती है आपकी जो बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन से बनी होती है? हाई लेवल, बेसिक, सी और मशीन लैंग्वेज। बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन से आपकी कौन सी लैंग्वेज बनी? इनडायरेक्टली बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन किस लैंग्वेज का नाम है? ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना, मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? नेक्स्ट है भाई, which of the following is the smallest unit of data in a computer? डाटा का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है आपके कंप्यूटर में? बिट, केबी, निब्बल और बाइट। ठीक है, बिट आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है, फिर बिट्स कंबाइन करके आपके केबी, जीबी, बाइट, ठीक है, ये सब बनाते हैं। एक मैंने आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, निब्बल, क्या पता होना चाहिए। 4 बिट्स से मिलके आपका निब्बल बनता है, मींस हाफ बाइट। ठीक है, आपकी 8 बिट्स से मिलके एक बाइट बनता है, तो 4 बिट्स मींस हाफ बाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। एक निब्बल 4 बिट्स के बराबर होता है या हाफ बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है भाई आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? किसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? सीपीयू को, मेमोरी को, एएलयू और सीयू? विच इज द राइट आंसर? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को आपका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, विच कंप्राइजेस ऑफ सीयू, एएलयू एंड मेमोरी। ठीक है, 3 देखे थे हमने इसके पार्ट्स कल। कंट्रोल यूनिट जो सब कुछ कंट्रोल करता है, देखता है कि कौन सी चीज को कहाँ भेजना है उसके वर्क के लिए फर्दर। एएलयू आपका कैलकुलेशन संभालता है, और मेमोरी आपकी स्टोरेज पर्पस के लिए यूज होती है। ठीक है भाई, ये सीपीयू के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर? और फीचर, कौन सा कंप्यूटर का फीचर नहीं है? नॉट पूछा गया है। वर्सटैलिटी पढ़ा था, एक्यूरेसी पढ़ा था, डिलीजेंस पढ़ा था, आईक्यू, मतलब इसमें तो राइट आंसर इसका सॉरी क्या हो जाएगा? आईक्यू। ठीक है, मतलब बाकी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से आईक्यू नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर को दिमाग होता है, ह्यूमन आईक्यू की बात होती है, बिकॉज ह्यूमंस में ब्रेन होता है, उसकी पावर वेरी कर सकती है, कोई किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, पर ब्रेन कंप्यूटर का नहीं होता। मतलब ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी काम है वो कंप्यूटर का सीपीयू मैनेज करता है, लेकिन उसमें आईक्यू नहीं होता। जो इंस्ट्रक्शन आप उसको दोगे वो वही काम करेगा, खुद का दिमाग थोड़ा ना लगाएगा कि अब इसमें ये करता हूँ, इसमें ये करता हूँ, तो इसमें आईक्यू नहीं होता। क्या फुल फॉर्म होती है आईक्यू की, किसको पता? आईक्यू मींस इंटेलिजेंस कोशेंट, पूरा फॉर्मूला होता है इसका निकालने के लिए। Which of the following language does the computer understand? इसमें से कौन सी लैंग्वेज आपकी कंप्यूटर समझता है?
सी असेंबली, बाइनरी और बेसिक? कौन सी? बाइनरी, राइट। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कंप्यूटर आपकी कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में आपका क्या होता है? 0 और 1। अब है आपका भाई स्पीड। अभी तो आपने सुपर कंप्यूटर पढ़ा, फास्टेस्ट कंप्यूटर जो मान, उसकी स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं? किलोप्स, किलोप्स, किलोप्स। आप तो परसों आए थे क्लास। फ्लॉप्स में। ठीक है भाई, सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजर की जाती है? फ्लॉप्स में। ठीक है, अब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चले आगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायोस इन कंप्यूटर? बायोस का आपका कंप्यूटर में क्या काम होता है? ये देखिए, क्या काम होता है, यहाँ देखो, यहाँ क्या काम होता है आपका भाई? टू परफॉर्म बेसिक स्टार्टअप। जो भी स्टार्ट करते टाइम कंप्यूटर को मतलब डाटा चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करता है? आपका बायोस। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, स्टार्टअप प्रोग्राम्स के लिए कंप्यूटर के अंदर ये यूज होता है। अब है भाई आपका एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। फर्स्ट है आपका रैम इज परमानेंट स्टोरेज, रोम इज टेम्परेरी स्टोरेज। रैम इज volatile memory, ROM is non-volatile memory. RAM stores data permanently, RAM stores data temporarily. RAM is faster than ROM. क्या बताइए? और सही ऑप्शन है आपका इसका। ठीक है, हाँ वो भी सही। रैम, रैम आपका टेम्परेरी स्टोरेज में यूज होता है। और ये एक वोलाटाइल मेमोरी है, मेन जो इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वोलाटाइल क्या बताया था मैंने आपको? वोलाटाइल मीन्स जब पावर ऑफ होती है, जो भी डाटा इसमें होता है, डाटा लॉस्ट हो जाता है, वो फिर हमें नहीं मिलता, इस डाटा उड़ जाता है, वोलाटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, RAM। ROM स्टैंड्स फॉर, ये भी पूछी जाती है मेरी फुल फॉर्म्स। पता, अभी आप कंफ्यूज नहीं होते हो जब ऐसे पढ़ते हो, लेकिन वहां पे जब रीड की जगह कुछ, ओनली की जगह कुछ, फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि हाँ एक दो वर्ड सिमिलर दिए होते बट एक डिफरेंट दिए हो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कैश मेमोरी इन अ सीपीयू? कैश मेमोरी जो मैंने आपको बताई सीपीयू में होती है, उसका क्या काम होता है? चलिए देखिए, अगर आपको इसका पर्पस पता होगा ना, तो आप आराम से निकाल सकते हो कि मतलब क्या था, होती क्या थी ये।
पहला है आपका टू स्टोर डाटा परमानेंटली, देन कम्स टू कनेक्ट द सीपीयू टू अदर कंपोनेंट्स, टू स्पीड अप डाटा, टू डिस्प्ले ग्राफिक्स। तो भाई क्या ऑप्शन है आपका करेक्ट? सी, ठीक है। स्पीड अप डाटा एक्सेस, क्यों? बिकॉज कैश मेमोरी जैसे आपके फोन में होती है ना, जो आप रीसेंट एप्लीकेशंस ओपन करते हो वो आपकी वहां पे आ जाती है, तो वैसे यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डाटा एक्सेस कर सकते हो। कैसे? अब सीपीयू, बाय द वे आपके कंप्यूटर पे बहुत सारी एप्लीकेशंस खुली हैं, ठीक है, उसमें आप कैश मेमोरी में जाके कोई भी इजीली ओपन कर सकते हो, ठीक है, ऐसा होता है। अब है आपका डैश कैन बी रीप्रोग्राम्ड to erase data from it, expose it to ultraviolet light or UV light, to reprogram it, erase all the previous data। क्या आएगा इसमें? ई रोम, एस डी रोम और ई रोम। सिर्फ इसमें एक ही कीवर्ड है, पता है, यूवी लाइट। इसमें यूज होती थी। आप आए थे ना, क्या आए थे कुछ, ठीक है। क्या था आपका? ईपी रोम। ईपी रोम में क्या आता है आपका? ई स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, पहली बात तो ये रैम है, ये तो ऊपर से ही कट हो जाता। फिर आपका रोम बचता, तो भाई रोम में तो कोई इसकी टाइप ही होगी ना जिसमें यूवी लाइट होगी, तो ये और ये बची। फिर अगर आपको थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए था, ठीक है। ये इसमें भी इरेज होता है, बट में इसमें एक बार इरेज हो गया फिर हम दोबारा इसको रिप्रोग्राम नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया, इसमें इरेजेबल प्रोग्रामेबल है, मतलब इसमें यूवी लाइट का यूज होता है इसको रिप्रोग्राम करने के लिए। Which memory is an intermediate between RAM and processor? रैम और प्रोसेसर के बीच में आपकी कौन सी इंटरमीडिएट मेमोरी आती है? रोम, पी रोम, ईपी रोम और कैश मेमोरी। मतलब रैम आपकी मैन मेमोरी होती है ना, तो मैन मेमोरी और सीपीयू के काम के बीच में कौन सी मेमोरी आपकी आती है? भाई कैश मेमोरी आएगी ना। मैंने बताया जो आप रीसेंट एप्लीकेशंस ओपन करोगे तो उसकी जरूरत किसको पड़ेगी? सीपीयू। अब मैन मेमोरी से तो वो वहां पे आ गई ना, ओपन हो गई चीज। अब अगर सीपीयू को जरूरत है तो वो कहां से उसको लेगा? कैश मेमोरी से, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रोम टाइप? रीड ओनली मेमोरी की टाइप इनमें से कौन सी है? ठीक है, फर्स्ट है आपका, फर्स्ट इज योर डी रोम, देन कम्स एस रोम, बी रोम, ए रोम। राइट आंसर क्या है भाई आपका? बी रोम, ठीक है। क्यों? डी रोम एस रोम हमने कोई नहीं पढ़ा था, डी रैम और एस रैम पढ़ा था, सही बात। ये रैम की टाइप्स थी ना कि रोम की। और रोम में आपने पढ़ी थी, रोम होता है भाई आपका रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, मैंने पहले भी बताया। ये फर्दर डिवाइडेड था एम रोम, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। इसमें जो डाटा होता है वो इरेज नहीं होता बिकॉज इट इज मास्क्ड रोम। एम स्टैंड्स फॉर मास्क, ठीक है। मतलब जैसे मास्क से एक चीज कवर हो गई तो हो गई, वैसे आपके एम रोम में जो चीज एक बार लिख दी गई वो लिख दी गई है। तो मैन्युफैक्चरर होता है वही लिख सकता है डाटा इसमें, ठीक है।
पी रोम आपकी एक टाइम इरेज हो सकती है, मतलब इसको एक टाइम हम दोबारा लिख सकते हैं। हम मार्केट से ब्लैक पी रोम ला सकते हैं और उसमें अपनी डाटा अपने अकॉर्डिंग फिट कर सकते हैं एक बार सिर्फ, फिर इरेज नहीं होगा। ईपी रोम में आपकी यूवी लाइट का यूज होता है इरेज करने के लिए और फिर हम उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब ये चीज बार बार हो सकती है। ईईपी रोम होता है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मींस इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है आपका इसको इरेज करने के लिए। तो भाई इससे हम 1000 टाइम्स उसका डाटा इरेज कर सकते हैं और फिर से लिख सकते हैं, बट इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि ये डाटा को बिट बाय बिट इरेज करता है। ठीक है, तो एक एक बिट को इरेज करने में कितना टाइम लग जाए। ठीक है, तो इसका पी रोम था राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल मेमोरी टाइप, अभी पढ़ा आपने। वोलाटाइल मेमोरी आपकी कौन सी होती है, प्रिंटर, ये तो हार्ड डिस्क, रोम रैम। ठीक है, तो रैम आएगा। रैम की दो ही खासियतें भाई, टेम्परेरी और वोलाटाइल। ठीक है भाई, टेम्परेरी मींस पावर ऑफ डाटा लॉस्ट। ठीक है, बस इतना सा आपने याद रखना, ये दो चीजें याद रखनी, और तीसरी इसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस में। विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ UNIVAC, यूनिवैक। करेक्ट फुल फॉर्म क्या है इसकी, यूनिवैक स्टैंड्स फॉर अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया था, जॉन डब्ल्यू बैकली एंड जॉन प्रेस्पर इकर्ट। ठीक है, ये दो थे जिन्होंने इनको मिलके इन्वेंट किया था, और क्या किया था, एनिएक। ठीक है, बताया था मैंने आपको, इन दोनों के एक ही इन्वेंटर थे, मैकली एंड इकर्ट। बस सिंपल सा मैकली और इकर्ट याद रख लो, इतना बड़ा नाम नहीं आता। ठीक है, सॉरी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको। यूनिवैक की है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड एक्यूमुलेटर और कैलकुलेटर कुछ ऐसी है, देख लेना, मैं लिखवा लूंगी यार। पर्सनल कंप्यूटर और पीसी, लैपटॉप, टैबलेट्स और द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कौन सी टाइप ऑफ कंप्यूटर में आते हैं आपके ये, ठीक है, ये पढ़ा था आपने परसों, इसमें आते हैं आपके ये माइक्रो कंप्यूटर में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस, बोर्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेस्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम और बूटिंग इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये क्या करता है, क्या कौन सा डाटा होता है इसमें, स्टार्टअप टास्क। जिस टाइम कंप्यूटर को आप ऑन करते हो जो डाटा यूज होता है वो बायोस में। इसमें दो ही चीजें पूछी जाती है कि इसकी फुल फॉर्म और किस पर्पस, पर्पस क्या है इसका, कब यूज होता है आपका।
Which type of language a computer understands without using a translation program? मैंने आपको बताया ना कि लैंग्वेजेस बड़ी होती हैं, कुछ ऐसी होती है जिनको पहले ट्रांसलेट करना पड़ता है ताकि कंप्यूटर उनको समझ पाए, लेकिन कौन सी ऐसी लैंग्वेज होती है जो हमें ट्रांसलेट नहीं करनी पड़ती कंप्यूटर को समझाने के लिए? देखिए जैसे अब कोई आसाम का बंदा है, कोई जे&के का बंदा है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, उनकी वैरायटी है। आसामी का कोई तो हमें उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, ठीक है, हमें कोई ट्रांसलेटर बीच में चाहिए जो हमें उसकी बात समझाए, हमारी उसको। वैसे ही वो तो खैर ट्रांसलेटिंग वाली बात होगी, लेकिन ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो ट्रांसलेट नहीं करनी पड़ती? हाई लेवल, चल मशीन असेंबली, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मशीन। और बार बार मैं बता रही हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है ये, ठीक है, आप तो दिमाग में फिट होनी। व्हेन एंटायर सीपीयू, मतलब कि पूरा सीपीयू, सीयूबी और एएलयूबी is contained on a single tiny silicon chip, it is known as, जब पूरा सीपीयू हम एक चिप पे ले आते हैं उसका क्या नाम होता है? मैक्रो प्रोसेसर, मिडल प्रोसेसर, मिनी प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। तो मैंने अभी आपको बताया कि सीपीयू जब हम स्मॉल फॉर्म में यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ मेमोरी? मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। मैन मेमोरी में आपका क्या आ जाता है? मैन मेमोरी में आपके क्या आते हैं? मैंने अभी आपको बताया ना, सीपीयू का जो मेमोरी वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसमें दो तीन टाइप मैंने आपको बताई, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैश। रजिस्टर्स भी इसी में आ जाते हैं, ठीक है, बट उसका थोड़ा और पर्पस है। प्राइमरी में आपकी फिर फर्दर आ जाती है रैम एंड रोम। अच्छे से ये चार्ट याद कर दो, प्राइमरी को ही आपकी मैन मेमोरी बोला जाता है, कहीं पे मैन दिया होगा कहीं पे। अब देखो अगर आपको पता होता मेन और प्राइमरी एक ही बात है तो प्राइमरी भी है मेन भी है, दोनों ऊपर से कल। कैश और सेकेंडरी में आपको अगर होता भी थोड़ा तो कैश का आपको पता होना चाहिए था कि मैंने आपको बताई ये वो मेमोरी होती है जो हमने रिसेंट यूज की होती, तो ये तो इसमें ये डिवाइसेस आ ही नहीं सकती, तो ये सेकेंडरी मेमोरी में आती है आपकी। तो सेकेंडरी मेमोरी में मैंने आपको क्या बताया था? HDD, SSD, CDs, DVDs, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, बहुत सारी आती हैं। फिर आगे कैश मेमोरी और रजिस्टर्स, तो ये आपने अच्छे से एक चार्ट अपने माइंड में बिठा दिया। हाँ और एक बात है, मैन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी एक ही बात है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम है एक्सटर्नल मेमोरी, बिकॉज हम एक्सटर्नल कोई डिवाइस फिट करते हैं ना मेमोरी के लिए, या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। ये भी बड़ी बार क्वेश्चन आता है कि ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहा जाता है, किसको कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी को, ठीक है। देखिए अब है ना वही क्वेश्चन, प्राइमरी स्टोरेज इज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी, सेकेंडरी, प्राइम मेमोरी और मैन मेमोरी, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया आपकी प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है मेन मेमोरी, ठीक है, वही हुआ ना, स्टोरेज मेमोरी आपकी स्टोरेज पर्पस के लिए ना। देखिए आप मैन मेमोरी बोलो, मेन स्टोरेज बोलो, प्राइमरी मेमोरी बोलो, प्राइम स्टोरेज बोलो, स्टोरेज की जगह मेमोरी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, अच्छी बात। मैन मेमोरी, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाता है सेकेंडरी स्टोरेज आपकी कौन सी होती है, तो ऑक्सिलरी। तीन टाइप से भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी या फिर एक्सटर्नल भी कभी कभी आता है, क्योंकि ये हम बाहर से कोई डिवाइस अटैच करते हैं ना, तो प्राइमरी मैन मेमोरी आपकी इंटरनल मेमोरी होती है,
अब मुझे बताओ, जब आप फोन लेते हो तो उसकी रैम रोम चेक करते हो या एसडी कार्ड वाली मेमोरी चेक करते हो? ऑब्वियस सी बात है, एसडी कार्ड तो बाहर से लगाओगे ना आप, तो रैम और रोम उसकी इंटरनल है, मतलब वो जो पहले से ही उसमें है। तो इतना आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। डैश इज प्रोसेस्ड, मैनिपुलेटेड एंड इंटरप्रेटेड डाटा। ये आपका ऐसा डाटा है जिस पे काम हो चुका है। अब ये आपका फैक्ट होता है, डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है। बोलिए। मैंने आपको बताया था, तो रॉ मटेरियल क्या, अनप्रोसेस्ड डाटा जिस पे अभी काम नहीं हुआ है, वो जब आप कंप्यूटर को देते हो एज इनपुट, उसको हम क्या कहते हैं? डाटा या डेटा, ठीक है, जो भी आप बोलते हो, डेटा। जब उसकी प्रोसेसिंग हो गई, जो रिजल्ट हमें चाहिए था मिल गया, उसको हम कहते हैं भाई फिर इंफॉर्मेशन, जो कि आपका आउटपुट है। ठीक है, याद रखना ये चीज। डेटा आपका इनपुट होता है, इंफॉर्मेशन आपकी आउटपुट होती है। चलो, अब ये तो सबको ही आता होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RAM? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रियल एक्सेस मेमोरी और रैंडम अल्टरनेट मेमोरी। तो राइट आंसर इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और रोम की क्या होती है? वेरी गुड। चलो, अब इतना पता है, ये भी बता दो रोम कितनी टाइप्स के होते हैं फर्दर? वेरी गुड। क्या क्या होते हैं? अच्छे से याद करो भाई, पेपर में आता है ये। ये देखिए, ये अब आपको ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन, मैं बताती हूँ कैसे आएगा। M स्टैंड्स फॉर, वेरी गुड, ठीक है। P स्टैंड्स फॉर, वेरी गुड, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। E स्टैंड्स फॉर इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, ठीक है। EEPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ठीक है। ये वर्ड्स की आपको आएगा कि किसके लिए स्टैंड करती है, तो अच्छे से पता होना चाहिए। मास्क इरेज नहीं होता, प्रोग्रामेबल वन टाइम इरेजेबल है, ये यूवी लाइट से इरेज होता है, और ये आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, बट स्लो है, ठीक है। हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन अ निबल, ये पी वाई क्यू है, पूछा गया है ना क्वेश्चन, मैंने आपको। तो कितने बिट्स होते हैं एक निबल में भाई? 4, ठीक है। मैंने आपको बताया 4 बिट का एक निबल बनता है। बिट आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी का, ठीक है। बाइट में कंफ्यूज नहीं होना, बिट और बाइट में कंफ्यूज नहीं होना। 8 बिट से मिलके आपका एक बाइट बनता है, तो मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बिट है, ना कि बाइट है। और अगर आपकी 4 बिट से मिलके आपका एक निबल बनता है, या जिसको हम हाफ बाइट कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा आपको डिफरेंस पता होना। आगे चलते हैं हम फिर से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPROM? इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, एक्सटेंडेड प्रोग्रामेबल रोम और इजी प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, तो अभी अभी आपने पढ़ा, इट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, जिसको हम इरेज भी कर सकते हैं और फिर प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ये क्यों, किसका यूज होता है इसमें? आपका यूवी लाइट का यूज होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। What is the full form of FLOPS in context of speed of computer? दो चीजें हैं आपके सुपर कंप्यूटर की। पहली बात, स्पीड किस में मेजर की जाती है? किस में की जाती है भाई? फ्लॉप्स में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अच्छा, फ्लॉप्स में की जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है?
फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फिक्स पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोट पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। देखिए अब फीड पॉइंट ऑपरेशन पर, अब इसमें और इसमें कितना डिफरेंस, मतलब जिसने सिर्फ इतना सुना होगा हाँ कुछ फ्लोट फ्लोट तो था क्या फ्लोट में, ठीक है, तो हो गया ना गलत। इसलिए थोड़ा ध्यान देना होता है, क्योंकि जब ऑब्वियस ही बात है पेपर सेटर को पता होगा, कहीं ना कहीं तो बच्चे ने सुना ही होगा ना जिसने पढ़ा होगा, तो कंफ्यूज इस किस्म से किया जाता है कि बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। तो फ्लोट नहीं है भाई, ये क्या है, फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड जिसको फ्लॉप्स बोला जाता है, वो होती, उसमें आपकी स्पीड मेजर की जाती है कंप्यूटर, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ये आपका कंप्यूटर सेशन था, अच्छे से पढ़ो। ये जितने भी एमसीक्यूज थे वो सब पी वाई क्यूज थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। और आपने देखा कि जो भी पी वाई क्यू था ऐसा एक भी नहीं था जो आपने लास्ट लेक्चर में नहीं पढ़ा है। तो सारे क्वेश्चंस आपके वहीं से आ रहे हैं जो पढ़ाया गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।